अस्सलाम वालेकुम। 9 फिजिक्स चैप्टर नंबर 5 के एमसीक्यू स्टार्ट कर रहे हैं। एमसीक्यू नंबर 1, इफ़ अ मटेरियल रिकवर्स द ओरिजिनल डायमेंशन व्हेन एन एक्सटर्नल फोर्स इज रिमूव्ड। अगर कोई मटेरियल है जो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर वापस आ जाता है जब उससे हम फोर्स रिमूव करते हैं, सो दिस इज़ नोन एज डैश डिफॉर्मेशन। ये किस टाइप की डिफॉर्मेशन होती है? परमानेंट, इरिवर्सिबल, इलास्टिक या इनइलास्टिक। सो ये इलास्टिक जो है डिफॉर्मेशन होती है। MCQ number 2 is forces on an object can cause dash deformation। कि जो फोर्सेस होती हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पर लगने वाली वो किस तरह की डिफॉर्मेशन कर सकती हैं? टेंसाइल डिफॉर्मेशन, जिसका दूसरा नाम स्ट्रेचिंग भी होता है, कंप्रेसिव, जिसका दूसरा नाम स्क्वैशिंग होता है, सुपर डिफॉर्मेशन, और लास्ट है बोथ ए एंड बी। सो ए और बी दोनों तरह की डिफॉर्मेशन होती है। सो इट मीन्स ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग मटीरियल इज़ मोर इलास्टिक। आपको बताना है सबसे ज़्यादा लचकदार जो है इनमें से कौन सा मटीरियल है? स्टील है, रबर है, लकड़ी है या ग्लास है? सो याद रहे स्टील सबसे ज़्यादा इलास्टिक होता है। When a force is exerted on an area, this is known as। जब किसी ख़ास एरिया पर कुछ फोर्स लगती है उसको हम क्या कहते हैं? एनर्जी, टॉर्क, मोमेंटम या प्रेशर? सो याद रहे प्रेशर की डेफिनेशन होती है फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज द प्रेशर। सो दिस इज प्रेशर। फिर कहता है प्रेशर इज ग्रेटर व्हेन अ लार्ज फोर्स एक्ट्स ऑन डैश। कहता है प्रेशर कब ज़्यादा होगा? जब एक बड़ी फोर्स एक्ट करेगी किस पर? लार्ज एरिया पर, सर्कुलर एरिया पर, स्मॉल एरिया पर या सिलेंड्रिकल एरिया पर? सो याद रहे एरिया जितना छोटा होगा प्रेशर उतना ज़्यादा होगा, एरिया जितना ज़्यादा होगा प्रेशर उतना कम होगा। सो दिस इज स्मॉल एरिया। फिर कहता है एक मेटल का ब्लॉक है और उस पर जो है हम 20 न्यूटन की फोर्स अप्लाई करते हैं और उसका एरिया जो है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। आपको बताना है इस पर प्रेशर जो लग रहा होगा वो कितना होगा। सो आपको प्रेशर का फॉर्मूला पता है, फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। सो आपके पास 4 ऑप्शन आ गए अलग अलग। सो देखिए प्रेशर का फॉर्मूला है फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स आपको 20 दी है, एरिया आपको 5 दिया हुआ है। 20 को 5 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 4। और याद रहे यहाँ सेंटीमीटर के ऑप्शन दिए मैं सारे, इसलिए आप इसको सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट नहीं करेंगे। एमसीक्यू को सॉल्व करने से पहले लाजमी उसके ऑप्शंस को गौर से देखा करें। तो इसमें इसने सेंटीमीटर में कन्वर्ट नहीं किया हुआ, इसलिए आप भी कन्वर्ट नहीं करेंगे। डायरेक्टली इस फोर्स को इस एरिया से डिवाइड करेंगे तो 20 डिवाइड बाई 5 आ जाएगा 4। तो दिस इज़ द राइट आंसर। फिर कहता है ऐसा इस सिस्टम के अंदर आपको बताना प्रेशर का यूनिट क्या होता है? न्यूटन मीटर होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, न्यूटन पर मीटर होता है या न्यूटन मीटर यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। सो याद रहे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो है प्रेशर का यूनिट होता है। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिखते हैं इसको या न्यूटन मीटर -2 लिख सकते हैं। सो ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर है। फिर कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ प्रेशर। आपको बताना है इसमें से प्रेशर का यूनिट कौन सा नहीं है। ऑप्शन ए है बार, ऑप्शन बी इज पास्कल, ऑप्शन सी इज एटमॉस्फेयर, ऑप्शन डी इज न्यूटन। सो देखें ज़रूरी ये नहीं है कि आपको क्या पता है, ज़रूरी ये है कि आपको क्या नहीं पता। मीन्स आपको यहाँ पर अगर ये यूनिट देखें, आपने कोई भी यूनिट इसमें से नहीं देखा होगा प्रेशर का, सो आपको जो पता है वो क्या है? न्यूटन जो है प्रेशर का यूनिट नहीं होता। इट मीन्स ये बाकी सारे क्या हैं? प्रेशर के यूनिट हैं। सो न्यूटन यूनिट नहीं हो सकता प्रेशर का। सो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। देन आपसे कहता है वन एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर को शॉर्ट फॉर्म में एटीएम लिखते हैं। तो कह रहा है एक एटीएम का जो प्रेशर होता है वो किसके बराबर होता है? 1.013 एक्सपोनेंट 5 पास्कल। इसी तरह यही वैल्यू है न्यूटन में, इसी तरह यही वैल्यू है न्यूटन पर मीटर में, और यही वैल्यू है आपके पास एक और अलग ऑप्शन है। सो आपके पास जो ऑप्शन है पास्कल में जो है आपका राइट आंसर है, पास्कल वाला ऑप्शन। जो फोर्थ ऑप्शन है आपके पास वो फिलहाल यहाँ मिसिंग है। फिर आपसे कहता है 1 पास्कल किसके इक्वल है? 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के, 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के, 1013 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के, या 1.013 एक्सपोनेंट 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो याद रहे पास्कल और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दोनों यूनिट एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो अगर ये 1 कह रहा तो इट मीन्स ये भी 1 होगा, अगर ये 10 कहता तो ये भी 10 होता। सो 1 पास्कल इक्वल्स टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। फिर कहता है द इक्वेशन फॉर द हुक्स लॉ में बी रिटन एज। जो हुक्स लॉ है उसकी इक्वेशन क्या होती है? के इक्वल्स टू एफ एक्स, एफ इक्वल्स टू के एक्स इक्वल्स टू
एफ के एंड ऑल आर ट्रू। तो इसमें से सिर्फ एक एक्सप्रेशन है जो बिल्कुल सही है, दैट इज ऑप्शन बी, एफ इक्वल्स टू के एक्स। ये हुक्स लॉ कहलाता है। फिर कहता है विद इन इलास्टिक लिमिट द डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस इन स्प्रिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, कहता है इलास्टिक लिमिट को बरकरार रखते हुए जो डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस होता है स्प्रिंग के अंदर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है किसके? ऑप्शन है फोर्स के, इंक्रीज इन लेंथ के, एक्सटेंशन के और ऑल ऑफ दिस के। तो याद रहे जो एक्सटेंशन यानी डिस्प्लेसमेंट जो होता है बेसिकली वो सिर्फ फोर्स के ऊपर डिपेंडेंट कर रहा होता है। सो द राइट आंसर इज फोर्स। फिर कहता है द लेंथ ऑफ अ स्प्रिंग इंक्रीजेज एज द फोर्स इंक्रीजेज। एक फोर्स बढ़ाने से जो लेंथ स्प्रिंग की बढ़ जाती है, दिस इंक्रीज इन लेंथ इज नॉन एज, ये जो लंबाई में तब्दीली आती है इसको क्या नाम देते हैं हम? स्ट्रेच कहते हैं, इलास्टिसिटी कहते हैं, एक्सपेंशन कहते हैं या एक्सटेंशन कहते हैं। तो याद रहे इसको आप हमेशा एक्सटेंशन कहते हैं। ये चारों लफ्ज़ एक जैसे हैं बट आप जो लॉ पढ़ते हैं उसमें हमेशा इसका नाम होता है एक पर्टिकुलर, दैट इज एक्सटेंशन। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इफ अ स्प्रिंग स्ट्रेचेस इजीली, एक स्प्रिंग है उसको आप आराम सुकून से अगर खींच लेते हैं तो आपको बताना है इसका स्प्रिंग कांस्टेंट जो होगा उसकी वैल्यू क्या होगी। स्प्रिंग कांस्टेंट हम कहते हैं के को। तो आपको बताना है अगर एक स्प्रिंग आसानी से मुड़ जाता है, आसानी से खिंच जाता है तो उसकी स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी? बहुत ज़्यादा होगी, बहुत कम होगी, कांस्टेंट होगी या ज़ीरो होगी। तो याद रखिएगा कि अगर आसानी से मुड़ रहा है इसका मतलब उसकी वैल्यू बहुत छोटी है, और अगर मुश्किल से मुड़ता है इसका मतलब उसकी वैल्यू बहुत बड़ी है। सो द स्मॉल इज द राइट आंसर। याद रहे जितना स्मॉल होगा उतना आसानी से स्प्रिंग जो है स्ट्रेच होगा। फिर कहता है द यूनिट ऑफ द स्प्रिंग कांस्टेंट, हमने अभी बात की स्प्रिंग कांस्टेंट को हमने बताया रिप्रेजेंट करते हैं के से, इसका यूनिट क्या होता है? ऑप्शन ए न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर एंड न्यूटन मीटर। सो इसका जो ऑप्शन होता है राइट, दैट इज न्यूटन पर मीटर। याद रहे न्यूटन पर मीटर को आप स्लैश लगा के भी लिख सकते हैं, अगर स्लैश नहीं लगा रहे मल्टीप्लिकेशन में लिख रहे हैं तो इसकी पावर माइनस में आ जाती है। 16 में कहता है द स्प्रिंग इन ब्रेक्स एंड क्लचेज आर यूज टू, जो गाड़ियों की ब्रेक्स में या क्लचेस के अंदर जो स्प्रिंग यूज होते हैं उसका बेसिक काम क्या होता है? फोर्स मेजर करना, शॉक्स को एब्जॉर्ब करना, स्ट्रेन को ऑब्जॉर्व करना या रीस्टोर करना अपनी ओरिजिनल पोजीशन को। सो बेसिकली उनका काम होता है ओरिजिनल पोजीशन को रीस्टोर करना। प्रेशर ऑफ अ फ्लूइड पी, प्रेशर का फॉर्मूला आपको बताना है। फ्लूइड्स के अंदर जो प्रेशर होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? इस सिंबल को कहते हैं रो, बेसिकली डेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है। रो एम डी, रो एम जी, रो जी एंड रो डी जी। सो याद रहे रो डी जी या रो एच जी भी होता है, हाइट होता है या डेप्थ होता है दोनों में से। सो रो डी जी इज द राइट आंसर। फिर कहता है प्रेशर ऑफ अ फ्लूइड पी इज प्रोपोर्शनल टू द डैश। जो प्रेशर होता है किसके प्रोपोर्शनल होता है? डायरेक्टली फोर्स के, डेप्थ के, मास के या टॉर्क के। सो याद रहे डेप्थ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डेप्थ के ऊपर डिपेंडेंट होता है डायरेक्टली। द प्रेशर इन अ फ्लूइड इज ग्रेटर विद, जो प्रेशर होगा फ्लूइड में वो बड़ा कब होगा, ज़्यादा कब होगा? स्मॉल डेप्थ और लो डेंसिटी की वजह से, स्मॉल डेप्थ एंड हाई डेंसिटी की वजह से, लार्ज डेप्थ और लो डेंसिटी की वजह से, लार्ज डेप्थ और हाई डेंसिटी। सो याद रहे डेप्थ जितनी लार्ज होगी और डेंसिटी जितनी हाई होगी, दोनों के बढ़ने से एक्चुअली प्रेशर बढ़ता है। सो डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। फिर कहता है टेल्स अस हाउ टाइटली मैटर इज पैक्ड टुगेदर, ये बताता है कि मैटर कितना टाइटली पैक्ड किया गया है। ऑप्शन ए है डेंसिटी, बी वॉल्यूम, सी मास, डी वेट। तो याद रहे डेंसिटी एक्चुअली इज द रेशियो ऑफ मास एंड वॉल्यूम। सो डेंसिटी बताता है कि कोई भी चीज कितनी टाइटली पैक्ड है। फिर कहता है द प्रेशर एक्सर्टेड बाय फ्लूइड्स एक्ट्स इन डैश डायरेक्शन, जो प्रेशर जो है एक्सर्ट करता है फ्लूइड्स के अंदर वो कौन सी डायरेक्शंस में करता है? अपवर्ड डायरेक्शंस में करता है, डाउनवर्ड डायरेक्शंस में करता है, दो डायरेक्शंस में करता है या ऑल डायरेक्शंस में? सो याद रहे ये तमाम की तमाम डायरेक्शंस में करता है, इसको कहते हैं ऑल डायरेक्शंस में प्रेशर एक्सर्ट करता है। फिर कहता है एक मशीन है जिसमें जो है फोर्स लगाई जाती है, फोर्स ट्रांसमिट की जाती है लिक्विड्स में और प्रेशर की वजह से, यानी कि एक मशीन
जिसमें फोर्स जो है ट्रांसमिट होती है लिक्विड्स की मदद से प्रेशर के अंडर, उसको कहते हैं डैश मशीन। हाइड्रोलिक मशीन, फ्लूइड मशीन, लिक्विड मशीन या न्यूमेटिक मशीन। सो याद रहे हाइड्रोलिक मशीन इज द राइट आंसर। फिर कहता है हाइड्रोलिक मशीन वर्क्स ऑन डैश। एक हाइड्रोलिक मशीन कौन से लॉ पर काम करती है? न्यूटन लॉ पर, पास्कल के लॉ पर, जूल्स के लॉ पर एंड ओम्स के लॉ पर। सो याद रहे पास्कल्स के लॉ पर हाइड्रोलिक मशीन काम करती है।